नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आई होप कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन पूरे ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और ठीक भी होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस वर्ष यानी 2026 में दोस्तों मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा। ध्यान दीजिएगा, ये कहीं ना कोई क्वेश्चन जो है एक बन सकता है जीके के परिप्रेक्ष्य से, या किसी न किसी एग्ज़ाम में इस गणतंत्र दिवस से एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है, वनडे एग्ज़ाम में या पेट में या यूपीटी पॉलिसी में, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनने के चांस हो सकते हैं। इसीलिए 1 मिनट इस बात पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने प्रमुख टॉपिक या मेन टॉपिक की तरफ। मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उनका नाम है श्री एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम है उनका? श्री एंटोनियो श्री एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं उर्सुला वॉन डेर लियन। ठीक है, उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, उर्सुला वॉन डेर लियन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। ठीक है, इस गणतंत्र दिवस में जो है, या जो गणतंत्र दिवस की जो परेड 2026 होनी है, ये इस गणतंत्र दिवस परेड 2026 के जो है मुख्य अतिथि होंगे। अगर हम बात करें यूरोपीय परिषद की, तो जो यूरोपीय परिषद है वो यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ का मतलब है यहाँ पे EU। ठीक है, EU की जो है ये सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है। यूरोपीय परिषद जो है, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? यूरोपीय परिषद की। ठीक है, और फ्रांसीसी राष्ट्रपति की पहल पर हुई थी। और यूरोपीय परिषद की जो पहली बैठक हुई थी वो 1975 में पहली बैठक हुई थी यूरोपीय परिषद की। ठीक है, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, जो मैंने अभी हाल ही में बता दिया, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहे हैं 2 लोग हैं। एक जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और दूसरा जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, वो दोनों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। वर्तमान में जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, इससे पहले वो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में कोस्टा जी, ठीक है, वो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं पुर्तगाल के। इनका जो ये पद है, ये 1 दिसंबर 2024 से ये यूरोपीय परिषद के वर्तमान और निर्वाचित अध्यक्ष रहे। कौन? श्री एंटोनियो कोस्टा। इससे पहले वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं और वर्तमान में वो निर्वाचित अध्यक्ष हैं, जो कि 1 दिसंबर 2024 से हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इससे पहले यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे, वो थे चार्ल्स मिशेल। ठीक है, 2019 से लेकर 2024 के बीच में रहे थे। वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके श्री एंटोनियो कोस्टा, और इससे पहले जो हैं वो रहे चार्ल्स मिशेल, 2019 से लेकर 2024 के बीच में रहे हैं। और ये भी जो है चार्ल्स मिशेल भी जो है ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री रहे थे 2014 से लेकर 2019 के बीच में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के इस मुख्य टॉपिक की तरफ, जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, आपको थंबनेल में दिख गया होगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिस पे डिस्कशन होने वाला है अगले कुछ या चंद सेकंडों में। तो बढ़ते हैं हम पहली जो है PPT की तरफ। चर्चा में रहा है, इसलिए ये खास हो जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम के दृष्टि से या पॉइंट ऑफ व्यू से। चर्चा में अगर हम बात करें तो उसके रीज़न है क्यों रहा है। तो जो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। कह रहा है कांगेर जो राष्ट्रीय उद्यान है,
जो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है इसको जो है विश्व, ध्यान दीजिएगा, विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का जो है प्रस्ताव भेजा गया है। चलिए, इसके साथ ही कांगेर जो राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रबंधन ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर दावा किया है कि विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को द्वारा स्थापित 10 मापदंडों को राष्ट्रीय उद्यान जो है पूरा करता है। यूनेस्को ने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है, कुछ 10 मापदंड हैं और उन 10 मापदंडों में कुछ जो मापदंड अगर कोई जो उद्यान या कुछ भी हो सकता है, अगर वो फॉलो जो है पूरा करता है तो वो क्या हो जाता है, वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो जाता है। ठीक है, इन मापदंडों में जैव विविधता, पहला मापदंड क्या है, इन मापदंडों में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास, महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी और जैविक प्रक्रियाओं, असाधारण सार्वभौमिक मूल्य आदि जो है शामिल है, जिन्हें यह राष्ट्रीय उद्यान जो है पूरा करता है। पहला जो अगर पहले की हम बात करें तो यहाँ पे बता रहा है कि जो पहला है वो है कि ये प्राकृतिक आवास। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह है जैव विविधता और के लिए जो है प्राकृतिक आवास है, महत्वपूर्ण पारिस्थितिक जो है और जैविक प्रक्रियाओं, असाधारण सार्वभौमिक मूल्य आदि जो हैं शामिल है, जिसकी वजह से जो ये राष्ट्रीय उद्यान है ये इन चीज़ों को पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु हैं उनको भी देख लेते हैं। कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और इस इन्फॉर्मेशन से जो है इसके बारे में आपको कई सारी बातें जो है हमेशा याद रहने वाली हैं या रहेंगी। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कांगेर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका दूसरा नाम या ऐसे कहें इसका जो अन्य नाम होगा रहता है या जाना जाता है वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। राज्य की अगर बात करें तो ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये राज्य जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ के, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जो है एवं दरभा विकास खंड में स्थित है। कहाँ, दरभा विकास खंड में स्थित है। राज्य है, स्टेट की बात हमने कर ली, किस किस स्टेट में जो है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान मिलता है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर एवं दरभा विकास खंडों में स्थित है। स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1922 में हुई थी। ठीक है, जुलाई 1922 में इसकी स्थापना हुई थी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। इस उद्यान का जो नाम है, इस उद्यान का जो नाम है वो कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, उद्यान का जो नाम है वो कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है, जो राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर प्रवाहित होती है, जिसके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है। ठीक है, जिसके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है, नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है और ये इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर प्रवाहित होती है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल में यह 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1982 में नामित यह राष्ट्रीय उद्यान 200 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग किलोमीटर, लगभग 77 वर्ग मील क्षेत्र में ये फैला है। क्षेत्रफल कितना है, 77 वर्ग मील। यह राष्ट्रीय उद्यान मन भावन तीर्थगढ़ जलप्रपात से प्रारंभ होकर, क्या नाम है, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मन भावन तीर्थगढ़ जलप्रपात से प्रारंभ होकर उड़ीसा राज्य की सीमा से होकर बहने वाली कोलाब या सबरी नदी तक विस्तृत है। सीमा की अगर हम बात करें इस राष्ट्रीय उद्यान की, तो सीमा में अगर देखें तो यह उद्यान पश्चिम में तीर्थागढ़ पर जलप्रपात से लेकर, जो कि मैंने बताया ऊपर ही पॉइंट में, और शबरी नदी तक जो है फैला हुआ है, जिसकी उत्तर से दक्षिण तक औसत जो लंबाई है 33 किलोमीटर है, लगभग 20.8 मील है और औसत जो चौड़ाई है वो 6 किलोमीटर 3.7 मील के आसपास है। इसका नाम जो है मैंने पहले बताया कांगेर नदी से लिया गया है, उसके नाम पर पड़ा है, जो इसके बीचों बीच से फैलती है जो है बहती है। अगला देखें, इसमें जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी जो है, उस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो इसमें जो वनस्पति है, जो वेजिटेशन है या जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक जो वनस्पति, उस पे भी थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में मिश्रित नम पर्णपाती प्रकार के वन, ठीक है, क्या है, मिश्रित वन पर्णपाती प्रकार के वन जैसे साल, सागौन, टीक, बांस आदि पाए जाते हैं। क्या है, नम पर्णपाती जो वन है, इन्हें एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी मौसमी वन, उष्ण कटिबंधी मौसमी वन के नाम से भी ये जाने जाते हैं आपके नम पर्णपाती। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मॉइस्ट डिसीडियस, ठीक है, मॉइस्ट डिसीडस या डिसीडस फॉरेस्ट, ठीक है, मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। एक चीज़ और इस पे ध्यान देनी है कि ये जो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है या नम पर्णपाती वन है, एक तरह से ये ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के जो है टाइप्स हैं। अगर हम ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की टाइप्स के बारे में बात करें तो पहला जो है आपका, जो मैंने अभी जस्ट बताया है, पहले इसको देख लो कि नम जो पर्णपाती है, और दूसरा जो है आपका नम पर्णपाती का मतलब है मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। ये मान लो अगर पहला है तो दूसरा भी इसमें आता है जिसे बोलते हैं ड्राई डिसीडियस, क्या, ड्राई डिसीडियस, ठीक, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। ये दोनों ही किसके टाइप हैं, ये दोनों ही ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट के टाइप हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट के ये टाइप हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो वन है, ये जो नम पर्णपाती वन है या ड्राई डिसीडस जो हैं, ड्राई इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा है, जो एनुअल रेनफॉल है, वो इस वाले से कम होती है, इसलिए इसे ड्राई बोला गया है। जैसे राजस्थान वाला हिस्सा है ना, और जो ड्रायर पार्ट्स है इंडिया का, या ऐसे कहें जो ड्रायर पार्ट्स है पेनिनसुलर का, जो शुष्क जो है पार्ट्स है अपने पेनिनसुलर का या भारत का, जैसे राजस्थान या वेस्टर्न पार्ट इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे। नम पर्णपाती की बात करें तो नम पर्णपाती में जो एनुअल रेनफॉल होगी वो भारत में, ये किसी भी हिस्से में भी हो सकती है, उन हिस्सों को भी हम देख लेंगे जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की अगर वर्षा होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तो वहाँ पे जो है नम पर्णपाती वन मिलते हैं या मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। अगर देखें तो ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हिमालय है या हिमालय जो फुट हिल्स है, हिमालय का जो तलहटी पार्ट है वहाँ पे, इसके साथ पूर्वी घाट पे, अगर हम भारत की बात करें तो जो पूर्वी घाट है, ये इस पार्ट में भी जो है ये वन रहते हैं, ये पूर्वी घाट है पूरा, यहाँ पे जो है आपके नम पर्णपाती वन मिलेंगे। इसके साथ साथ उड़ीसा में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। अब ये देखो जो मैं नाम ले रहा हूँ, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो है हिमालयन फुट हिल्स, यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल में खूब भयंकर बारिश होती है, पूर्वी घाट में भी ठीक ठाक बारिश हो जाती है, 100-200 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, उड़ीसा राज्य में भी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। एक खास बात और है, पर्णपाती का मतलब आप सभी को पता होगा कि जो पर्णपाती है इसका मतलब है कि एक निश्चित समय अवधि में अपने जो पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, उनको गिरा देते हैं, ठीक है, मुश्किल से 6 से 7 वीक के लिए अपनी ये पत्तियाँ गिराती हैं। ये जो प्रक्रिया है ये कुछ महीनों तक ही रहती है, ठीक है, ताकि जो वाटर है उसको ये कंजर्व कर पाएँ, पेड़ वो सुरक्षित रख पाएँ। इसलिए आपने देखा होगा कि अप्रैल और मई जब बहुत ज़्यादा शुष्क गर्मी होती है, इनका एक व्यवहार है या इनका नेचर कह सकते हैं, ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ये वन जो है शुष्क गर्मियों जैसे अप्रैल और मई के महीनों में अपनी पत्तियों गिराते हैं। कौन से? पर्णपाती, नाम से ही पता लग पा रहा होगा, पर्णपाती अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ठीक है। प्रमुख जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो सागौन, टीक और बांस हैं। अगर हम जीव जंतु की बात करें, वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इसमें स्थलाकृति, वाइल्ड लाइफ में या जीव जंतु में स्थलाकृत इस राष्ट्रीय उद्यान की सबसे लोकप्रिय पक्षी और छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी बस्तर मैना है।
कौन सा? छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी क्या है? बस्तर मैना है, जो अपनी मधुर आवाज़ से सभी को मंत्रमुग्ध करने के लिए जानी जाती है। यह पक्षी एक प्रकार का हिल माइन, ठीक है, गुरुकुला धर्मियोसा है, जो मानव आवाज़ का अनुकरण करने में सक्षम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी बस्तर मैना है। यह मानव की जो आवाज़ है उसका अनुकरण करने में सक्षम होता है। आगे देखते हैं, तो स्तनधारी मैमल्स में बाघ, स्तनधारी का मतलब होता है जो अपने बच्चों की फीडिंग मतलब दूध पिलाते हों, मिल्क पिलाते हों, वो स्तनधारी हैं। जैसे बाघ इन जीव जंतुओं में माउस, डियर, चूहा, हिरण या तेंदुआ, जंगली बिल्ली, सांभर, चीतल, भौंकने वाला हिरण, लंगूर, सियार, रीशस मैकाक, उड़ने वाला गिलहरी। ठीक है, पक्षी की अगर बात करें, ये मैमल्स की बात हमने कर ली। अगर पक्षियों की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो सामान्य पहाड़ी मैना जो राज्य पक्षी है, लाल जंगली मुर्गा, चित्तीदार उल्लू, रैकेट टेल्ड डोडो और तोते। ठीक है, नेक्स्ट, इस राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, तो इस राष्ट्रीय उद्यान में ड्रिपस्टोन, फ्लोस्टोन तथा चूना पत्थर की गुफाएं स्थित हैं। कौन सी गुफाएं? इस राष्ट्रीय उद्यान में ड्रिपस्टोन, फ्लोस्टोन तथा चूना पत्थर की जो है गुफाएं स्थित हैं, केव्स स्थित हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। इस राष्ट्रीय उद्यान में 3 गुफाएं कुटुम्बसर, ये याद रखने वाला पॉइंट है, कैलाश और दंडंग स्टेलेगमाइट्स और स्टैलेक्टाइट्स में पाई जाती हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य, गुफाओं, झरनों एवं जलप्रपातों के लिए पूरे देश भर में जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो चूना पत्थर भी मिलता है ना, दंडक स्टेलेगमाइट्स भी मिलते हैं, कुटुम्बसर, कैलाश, ये कई सारी गुफाएं भी यहाँ मिलती हैं, जलप्रपात भी मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका जो इसमें जो जैव विविधता है, इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ये पूरे देश में जाना जाता है इन चीज़ों की वजह से, जिसकी वजह से ये उद्यान देश भर में प्रसिद्ध भी हुआ है या है। यूनेस्को को जो दर्जा मिलने का जो लाभ है ना, छत्तीसगढ़ को क्या लाभ होगा अगर यूनेस्को के द्वारा इसे, या यूनेस्को का दर्जा अगर इसे मिल जाता है, तो छत्तीसगढ़ को इसके जो प्रॉफिट होगा या लाभ होगा, क्या होगा? तो संरक्षण और प्रबंधन, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता होगी और संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलेगी। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, जैसे सतत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इनकम बनेगी और उससे उस राज्य की ग्रोथ होगी। स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर, मतलब एक तरह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें काम करने के अवसर मिल सकते हैं ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और भी बहुत सारी कुछ हैं। अनुसंधान और सहयोग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वैश्विक जागरूकता पर काम करना होता है, वैश्विक जागरूकता इससे बढ़ेगी। आइए हम जान लेते हैं कि इससे पहले और कौन कौन से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किए गए हैं जो प्राकृतिक स्थल हैं। तो प्राकृतिक स्थल में अगर हम बात करें, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इसमें शामिल किया जा चुका है, और इसके साथ जो है मानस वन्यजीव अभयारण्य, जो कि 1985 में जो इसमें शामिल किया गया, किसमें? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया। इसके साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1985 में शामिल किया गया। देन सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987 में इसे जो है शामिल किया गया। तो ये कुछ छोटे प्राकृतिक या स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किए गए हैं। प्राकृतिक स्थल हैं जिनमें काजीरंगा, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, एंड केवलादेव एंड सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा है इसी में कि नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1988-2005, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश 2014 में, एंड पश्चिमी जो घाट है 2012 में। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण जो क्षेत्र है वो 2014 में शामिल किया गया। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि उत्तराखंड में है, वो 1988-2005 में जो है शामिल किया है। इसके बाद पश्चिमी घाट 2012 में शामिल किया गया है। मिश्रित स्थल की अगर बात करें हम, तो इसमें मिश्रित स्थल की बात करें तो इसमें कंचनजंगा, ध्यान दीजिएगा, कंचनजंगा उद्यान 2016 में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत में जो टोटल या कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, कितने? 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 34 जो है वो सांस्कृतिक हैं,
सांस्कृतिक हैं और 7 जो है वो प्राकृतिक हैं और 1 जो है वो मिश्रित धरोहर स्थल है। पहली बात ध्यान देना है, आपको माइंड में रिकॉल रखना है हमेशा कि भारत में टोटल जो देखें तो 42 जो हैं विश्व धरोहर स्थल हैं। इसके साथ साथ 42 विश्व धरोहर हैं और इसके साथ ही इन 42 में से 34 जो हैं ये सांस्कृतिक हैं, 7 जो हैं प्राकृतिक हैं और 1 जो है वो मिश्रित धरोहर स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आता है जो कि कांगेर घाटी के संदर्भ में है और देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि जो कांगेर घाटी है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन जो नीचे दिए हैं उन पर विचार करना है। तो पहला कथन जो है 1 नंबर पे वो है यह छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव जो है किया गया है। दूसरा पॉइंट, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कांगेर नदी के नाम पर पड़ा है। तीसरा, इसे वर्ष 1992 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये कुछ 3 उसके विकल्प हैं और इन तीनों विकल्प में आपको कांगेर घाटी के संदर्भ में कौन कौन से विकल्प सही हैं उन पे बात करनी है। उपयुक्त में से जो सही विकल्प है वो चुनना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 सही है, मतलब ये सही है, और बी ऑप्शन कह रहा है केवल 2 सही है, और सी ऑप्शन ये कह रहा है कि ये तीनों सही हैं। चौथा कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं सही है। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ताकि मैं देखूं कि इस टॉपिक से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आप सभी लोग कितना सक्षम हुए हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है, जो ऑप्शन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।